पीएम मोदी ने आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO देशों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कट्टरता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के ताजा हालात इसका जीता जागता उदाहरण है। तजाकिस्तान के दुशांबे में हो रही SCO की बैठक में पीएम मोदी ने ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का SCO ग्रुप में शामिल होने पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि नए सदस्यों से हमारा ग्रुप और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति सुरक्षा से संबंधित है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को स्पष्ट कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि SCO समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। SCO की बैठक में अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम और वहां जिस तरीके से तालिबान की सरकार का गठन हुआ है उस पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा ताकि इस समस्या का वक्त रहते हल निकाला जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश और दुनिया से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं मिली। बीजेपी आज के दिन को सेवा और समर्पण के तौर पर मनाती नजर आई। वहीं आज देश के अंदर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। एक ही दिन के अंदर 2 करोड़ टीके लगा भारत ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने में जुटी रही। बीजेपी ने 20 दिन के राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना बनाई जो आज से शुरू होकर 7 अक्टूबर को खत्म होगी। इस अभियान को सेवा और समर्पण अभियान का नाम दिया गया। दरअसल 20 दिन के इस अभियान के पीछे वजह यह है कि आज से 20 दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर को 20 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसे देखते हुए बीजेपी ने इस अभियान को 7 अक्टूबर तक चलाने का फैसला किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। सभी राज्य ज्यादा से ज्यादा कोरोना टीके लगाने की कोशिश करते नजर आए। राजस्थान में भी 11 लाख से ज्यादा टीके लगे। वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण होने की जानकारी मिली। कोविन के मुताबिक शाम तकरीबन 5 बजे तक ही 2 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका था। आज मौका भी खास था और इसका परिणाम भी बेहतरीन रहा। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन में इतना ज्यादा टीकाकरण हुआ। सरकार की कोशिश है कि 15 अक्टूबर के आसपास तक 1 अरब लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। इसमें पहली और दूसरी दोनों डोज शामिल है। कौन कब साथ आ जाए ये बता नहीं सकते, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। जी हां, उद्धव ठाकरे के एक बयान से सियासी चर्चाओं को हवा मिल गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे को भविष्य का साथी बता दिया है। दरअसल सीएम उद्धव औरंगाबाद में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री दानवे भी मंच पर मौजूद थे। संबोधन के दौरान उद्धव ने दानवे की ओर इशारा करते हुए कहा कि मंच पर बैठे मेरे पूर्व, मौजूदा और यदि हम साथ आते तो भविष्य के सहयोगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक कारण से रेलवे पसंद है। आप ट्रैक नहीं छोड़ सकते और दिशा भी नहीं बदल सकते। अगर कोई डायवर्जन हो तो आप हमारे स्टेशन पर आ सकते हैं। इससे पहले जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच बैठकें हुई थी। दोनों की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। तब भी दोनों दलों के साथ आने को लेकर अटकलें लगाई गई थी। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि उद्धव और पीएम मोदी दुश्मन नहीं है, वे जब चाहे जब एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल सियासत यही है, राजनीति यही है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस बयान से सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। यूपी मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां काफी तेज कर दी है। लिहाजा कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विशेष रूप से यूपी चुनाव के लिए गठित की है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को कांग्रेस ने काफी तेज कर दिया है। इसके लिए अब प्रत्याशी चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 25 सितंबर तक बुढ़ाना गेट कांग्रेस कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। वहीं आवेदन के साथ इच्छुक प्रत्याशियों को 11,000 रुपए का यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम का ड्राफ्ट भी देना होगा। कांग्रेस की सभी कमेटी चुनावी मोड में आ चुकी है। विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा चरणबद्ध तरीके से शीघ्र शुरू की जा सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट की दावेदारी करने वालों में से कुछ नाम चुनती है।
जिन्हें केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाता है। फिर उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगती है। हाल ही में प्रियंका गांधी ने रायब रैली का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, साथ ही उनको 2022 चुनाव का मंत्र भी दिया। उन्होंने इस दौरान उन सभी से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। प्रियंका गांधी हर एक पदाधिकारी और विधायक के साथ बैठक कर रही है ताकि चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा की जा सके। राजस्थान में अब बाल विवाहों का भी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इसको लेकर आज विधानसभा में ध्वनिमत से इस बिल को पारित कर दिया गया। बिल में ये प्रावधान है कि अगर शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 से कम है तो उसके माता पिता को 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। बाल विवाह के मामले में लड़का लड़की के माता पिता रजिस्ट्रेशन अधिकारी को तय फॉर्मेट में ज्ञापन देकर सूचना देंगे। इसके आधार पर वर रजिस्ट्रेशन अधिकारी उस बाल विवाह को रजिस्टर करेगा। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन पर विपक्ष और कांग्रेस समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी इसका विरोध किया और बिल को वापस लेने की मांग की। बिल पर बहस के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस बहस का बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विवाह रजिस्ट्रेशन का मतलब इसे वैधता देना नहीं है। अगर कोई बाल विवाह करता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत ने अपने जोधपुर के 2 दिन के प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के अलावा सामाजिक सरोकार भी निभाया और बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के जीर्णोद्धार को लेकर जोधपुर में आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कैसे आयोजित किए जा सकते हैं उसको लेकर के आरसी के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की। जिस तरीके से कल वैभव गहलोत जोधपुर आ गए थे, आज दिन भर भी विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहे और साथ में सामाजिक सरोकार निभाने के अलावा खास तौर पर अगर बात करें तो जोधपुर की महापौर कुंती देवड़ा की माता का स्वास्थ्य पूछने के लिए जिस तरीके से मेडिकल हॉस्पिटल पहुँचे हैं। जोधपुर के मुकुल गुप्ता जो कि दैनिक नवज्योति के महाप्रबंधक के पिता के निधन पर जाकर शोक व्यक्त किया है। उसके अलावा जिस तरीके से वैभव गहलोत ने पार्षद शैलजा परिहार की ओर से आयोजित शिविर में अवलोकन करने के साथ में बुजुर्गों से जानकारी ली है, सरकार की योजनाओं के बारे में उन्होंने अवगत कराया। उसके साथ ही जोधपुर के रामश्री संत रामप्रसाद महाराज के जन्मदिवस पर बड़े रामद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, उनका आशीर्वाद लिया और साथ ही जिस तरीके से रक्तदान शिविर आयोजन किया गया और ऐसे में जनता का किस तरीके से रक्त के प्रति जरूरत पड़ती है उसको लेकर के फोकस किया गया। इस अवसर पर जिस तरीके से रामप्रसाद महाराज ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरह ही उनके पुत्र जो है आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुल मिलाकर के वैभव गहलोत फीडबैक लेने के साथ ही जो बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के जीर्णोद्धार को लेकर फीडबैक ले, उसके बाद वो दिल्ली चले गए। सीएस निरंजन आर्य अपने दौरे के दूसरे दिन भी खासे व्यस्त दिखाई दिए। सुबह 9 बजे से ही जन सुनवाई शुरू कर दी। लोगों के अभाव अभियोग सुने, कई मामलों में निस्तारण भी दिया गया। कुछ लोगों ने थैंक यू भी कहा। तो वहीं संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासन गांवों और शहरों के संग पर फोकस रहा। साथ ही साथ संभाग में सिंचाई पानी के मुद्दे के साथ साथ इस बात पर फोकस था कि नशीली दवाओं का इस्तेमाल जो बढ़ रहा है उसे कैसे रोका जाए, ड्रग्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस पर अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स और एसपी ने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए। बीकानेर जिला कलेक्टर का प्रेजेंटेशन ज़्यादातर इंफ्रा पर आधारित था। सिवरेज और रेल फाटक जैसी समस्याओं पर बातचीत हुई। निरंजन आर्य की क्लास में सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेट्स को मंत्र था कि वे योजनाओं की बारीकी से जानकारी रखें। ग्रामीणों से वो जिस तरह से मिल रहे थे और फीडबैक ले रहे थे, कुछ एक मामलों में जिला कलेक्टर्स को कहा भी कि ऐसे मामले जो बहुत पहले निपटाए जा सकते थे उनको समय पर निपटाया जाना चाहिए। लापरवाही क्यों हो रही है, इस पर उन्होंने खास तौर पर कई अधिकारियों को हल्की डांट भी पिलाई। जिला कलेक्टर्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। संभाग में मुख्य तौर पर सिंचाई पाने से आने वाली समस्या को लेकर बात कही गई। साथ ही साथ हनुमानगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आने वाली परेशानियों पर चर्चा हुई। वहीं जो एसपीज थे खासतौर पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, उनका कहना था कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स और नशीली दवाओं का सेवन बढ़ रहा है, लेकिन इसको लेकर जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें स्पष्ट नीति नहीं है जिन पर काम होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सीएस निरंजन आर्य ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो मैंडेट है गुड गवर्नेंस, उसी पर फोकस किया और संदेश छोड़ा कि ब्यूरोक्रेट जनता की समस्याओं पर ध्यान दें, फ्लैगशिप योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। कोटा के सुकेत में फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश समीर खान और पल्सर के खिलाफ ग्रामीण पुलिस का सख्त एक्शन। एसपी ग्रामीण शरद चौधरी ने खोली समीर खान की हिस्ट्री शीट।
असल में समीर की हिस्ट्री शीट की फाइल 2 दिन पहले ही सुकेत थाने से एसपी ग्रामीण कार्यालय में पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बीच समीर ने कल रात को एक बार फिर से सुकेत बस स्टैंड के पास फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और तुरंत में पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी। शरद चौधरी ने फर्स्ट इंडिया को बताया है कि समीर के खिलाफ पहले से ही गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के कई प्रकरण दर्ज हैं। हालांकि कल रात की फायरिंग के मामले में समीर अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है, लेकिन वारदात में उसके साथ शामिल उसके 2 साथी बदमाश पुलिस के द्वारा डिटेन किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि सुकेत बस स्टैंड के पास कल रात को समीर ने लक्की नाम के युवक पर फायरिंग कर दी थी। लक्की तब नाई की एक दुकान में बैठा था और दुकान के बाहर लगे कांच को फोड़ते हुए गोली करीब लक्की को छूते हुए निकल गई थी। लक्की मामूली चोटिल हुआ है, लेकिन वारदात में उसकी जान बच गई है।